स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प कानूनी मामले पर बात कर रहे हैं। एच सिद्दीकी बनाम ए रामलिंगम। ये 2011 में सुप्रीम कोर्ट तक गया था। मामला एक प्रॉपर्टी के सेल अग्रीमेंट से जुड़ा है जो काफी विवादों में फंस गया था। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वही हमारा सोर्स है, और आज हम समझना चाह रहे हैं कि कोर्ट्स ने सबूतों को कैसे देखा, खासकर जब ओरिजिनल की जगह फोटोकॉपी दी गई हो, और मतलब क्यों ये मामला 30 साल बाद भी वापस भेजा गया। हम इस पर फोकस करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स को सही ढंग से साबित करना कानून में क्यों इतना जरूरी है। बिल्कुल। ये मामला असल में एक किराएदार और प्रॉपर्टी के मालिक के बीच का था। किराएदार का कहना था कि उसे प्रॉपर्टी का एक हिस्सा खरीदना है और इसके लिए मालिक के भाई ने, जिसके पास कथित तौर पर पावर ऑफ अटॉर्नी थी, एक अग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन मालिक का कहना था कि उसने अपने भाई को बेचने का कोई अधिकार दिया ही नहीं था। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है बेंगलोर की एक प्रॉपर्टी से। साल था 1979। किराएदार का दावा है कि मालिक के भाई ने, पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ने, 40,000 रुपए में प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा बेचने का अग्रीमेंट किया और 5,000 रुपए एडवांस भी ले लिए। किराएदार ने यह भी कहा कि उसने बाद में बाकी पैसे भी दे दिए, पर सेल डीड नहीं बनी। हाँ, दूसरी तरफ मालिक का कहना था कि भाई, मैंने भाई को सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेज करने को कहा था, मतलब देखभाल करने को, बेचने को नहीं। और सबसे बड़ा सवाल जो आपने भी उठाया वो यही था कि क्या वो पावर ऑफ अटॉर्नी कोर्ट में लीगली प्रूव हुई, मतलब क्या उसे कानूनन साबित किया गया। यहीं पर आप कह सकते हैं असली कानूनी पेंच फंसा हुआ था। जो निचली अदालत थी, ट्रायल कोर्ट, उसने तो किराएदार के फेवर में फैसला दिया। उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी की फोटोकॉपी को सबूत कैसे मान लिया? हाँ, ट्रायल कोर्ट ने मान लिया। उन्होंने शायद इसलिए माना क्योंकि मालिक ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, मतलब जिरह में, उस कॉपी पर अपने भाई के दस्तखत पहचान लिए थे। अच्छा, सिर्फ दस्तखत पहचानने से? जी। और शायद ट्रायल कोर्ट ने समझौते की क्लॉज 11 पर भी उतना ध्यान नहीं दिया। उसमें शायद ये लिखा था कि अगर सौदा पूरा नहीं होता है तो किराएदार सिर्फ हर्जाना मांग सकता है, जो एडवांस दिया प्लस 5,000 रुपए, ना कि जबरन बिक्री। लेकिन यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी कानूनी नुक्ता उठाया है ना? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, किसी दस्तावेज की फोटोकॉपी पर अगर कोई दस्तखत पहचान भी लेता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस दस्तावेज में लिखी बातें भी सही मान ली गईं, या ये कि वो दस्तावेज कानूनी तौर पर वैध है। अच्छा। हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 65 है। उसके तहत अगर आप ओरिजिनल की जगह फोटोकॉपी जैसा कोई सेकेंडरी सबूत दे रहे हैं तो पहले आपको ये बताना होगा कि ओरिजिनल कहाँ है, जैसे कि वो खो गया है या नष्ट हो गया है या दूसरी पार्टी के कब्जे में है और वो दे नहीं रहे। एक ठोस वजह देनी पड़ती है। ट्रायल कोर्ट ने ये जो प्रोसीजर है इसका पालन ही नहीं किया था। ओह, तो मतलब सिर्फ ये कह देना कि हाँ ये मेरे भाई के साइन है, ये काफी नहीं था कानून की नजर में? बिल्कुल नहीं। देखिए, कोर्ट में किसी दस्तावेज का स्वीकार होना, जिसे हम एडमिसिबिलिटी कहते हैं, वो एक बात है, और उस सबूत का वजन कितना है, मतलब उसकी प्रोबेटिव वैल्यू क्या है, वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ। हो सकता है कोर्ट एक कॉपी को स्वीकार कर ले पर फिर भी उसे भरोसे लायक ना माने। सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस का हवाला दिया था इस पर, बिहार राज्य बनाम श्री राधा कृष्ण सिंह। एक और बात जो थोड़ी अजीब लगी कोर्ट को वो ये कि किराएदार कह रहा था कि उसने तय कीमत यानी 40,000 से ज्यादा पैसे दे दिए, करीब 66,500 रुपए, और इसका कोई साफ कारण नहीं बताया गया कि ज्यादा पैसे क्यों दिए। ये भी थोड़ा शक पैदा करता था। ठीक है, तो ट्रायल कोर्ट ने गलती की, फिर मामला हाई कोर्ट गया होगा? जी, हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। अच्छा, तो हाई कोर्ट ने सही किया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट ने भी गलती की। देखिए, हाई कोर्ट पहली अपील कोर्ट थी। कानून ये कहता है, सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 41 रूल 31, कि फर्स्ट अपील कोर्ट का फर्ज है कि वो खुद से सारे सबूतों और मुद्दों को दोबारा परखें इंडिपेंडेंटली। लेकिन हाई कोर्ट ने पावर ऑफ अटॉर्नी की वैलिडिटी वाले मूल सवाल पर गहराई से विचार ही नहीं किया। उन्होंने दूसरी वजहों पर फैसला पलट दिया, जैसे प्रॉपर्टी की लोकेशन ठीक से पता नहीं, कीमत कम है वगैरह। तो मतलब जो सबसे बड़ा मुद्दा था पावर ऑफ अटॉर्नी का, वो हाई कोर्ट ने भी ठीक से नहीं देखा? हाँ, कह सकते हैं कि उसे उतनी गहराई से नहीं देखा गया जितनी जरूरत थी, और दोनों ही निचली अदालतों ने, जैसा मैंने पहले कहा, क्लॉज 11 पर भी गौर नहीं किया था। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या हुआ? क्या पूरा केस ही कमजोर बुनियाद पे खड़ा था?
आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय नहीं किया कि बिक्री होनी चाहिए या नहीं। वो मेरिट्स में नहीं गए। उनका पूरा फोकस प्रोसीजर और एविडेंस के नियमों पर था, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी, जो कि किराएदार के दावे का आधार थी, उसे ही कानूनी तौर पर साबित नहीं किया गया था। तो जब नींव ही ठीक से नहीं रखी गई, तो फिर आगे की बात कैसे? तो बाप रे, 30 साल की कानूनी लड़ाई छली और आखिर में मामला वापस हाईकोर्ट भेज दिया गया। ये तो अपने आप में दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया का सही पालन करना और डॉक्यूमेंट्स को ठीक से साबित करना कितना ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से ये केस एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी लगने वाली प्रक्रियात्मक चूक, जैसे फोटोकॉपी को ठीक से एडमिट न करवाना, पूरे केस का रुख बदल सकती है। यहाँ मुद्दा सिर्फ ये नहीं था कि एक सेल एग्रीमेंट था या नहीं, बड़ा मुद्दा ये था कि क्या साइन करने वाले के पास वाकई अधिकार था, और अगर था तो उस अधिकार को कानून की नजर में साबित कैसे किया जाए। सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। ये पूरा मामला तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी की फोटोकॉपी पर घूमता रहा। आज का जमाना डिजिटल है, हम ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोचना जरूरी है कि ऐसे डिजिटल समझौतों या संदेशों की प्रामाणिकता और उनके पीछे का अधिकार, उसे हम कैसे साबित करेंगे। ये एक सोचने वाली बात है।